हाय व्यूअर्स। जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक शायद हम लोगों के लिए वो टॉपिक इतना महत्वपूर्ण अभी है, मगर कुछ साल पहले ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि हम लोग इतिहास जो चीज़ है ना उसको हम लोग इतना प्रभुत्व से नहीं मानते। एक क्वेश्चन आज किया जाए तो आप लोगों को शायद वो एक और टॉपिक लगेगा, मगर एक क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं एज ए इंडियन। क्या हम तिब्बत को एज ए बफर स्टेट नहीं रख सकते थे? आज अगर तिब्बत स्वाधीन होता तो क्या चीन का सरहद हमारे पास होता? क्या चीन हमारे ऊपर ऐसे अभी जो कर रहा है कॉन्फ्रंटेशन वो कर पाता? क्या हम तिब्बतियों के साथ हमने जस्टिस किया है? अगर किया है तो कैसे किया है? अगर नहीं किया तो हमने किसके इशारों पे नहीं किया, वही हम जानेंगे आज। टॉपिक से जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, एक नया किस्म का एक सीरीज में लाने वाला हूँ अभी। शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी होगा, मगर व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को ऐसा हिस्ट्री जानने का मौका अगर दे सका मैं, तो मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब समझूंगा। जो भी हो, हम लोग शुरू करते हैं। तिब्बत पहले से एक ऑटोनोमस स्टेट था, एंड चाइना का अंदर जो भी किंगडम आया उन्होंने तिब्बत को एक ऑटोनोमस स्टेटस देके रखा था पहले से ही। वो चिंग डायनेस्टी हो या मिंग डायनेस्टी, हुनान डायनेस्टी, जो भी हो। जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चाइना में था, चियांग काइशेक जो कुओमिंटांग पार्टी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको हराकर जब पावर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी आया, उसके बाद हमने देखा माओ से तुंग ने एक नया पॉलिसी वहां पर लागू किया। उसका नाम था कल्चरल रिवॉल्यूशन। और उस कल्चरल रिवॉल्यूशन के माध्यम से माओ से तुंग ने तिब्बत में जेनोसाइड किया था। उस समय अगर भारत चाहता तो वहां पर इंटरमीडिएट कर सकता था, मगर भारत ने यह नहीं किया। आपको जान के हैरानी होगी, भारत वो पहला नेशन था जिसने खुद को चाइना के, चीनियों के पैर के सामने रख दिया था। हम पहले नॉन कम्युनिस्ट कंट्री थे जिन्होंने कम्युनिस्ट चाइना को मान्यता दी थी। और वो सब कैसे हुआ? तिब्बत में कैसे चाइना घुसा? उस सब में एक ही आदमी जिम्मेदार है, वो है हमारे बहुत प्रिय पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप किसी भी हिस्ट्री का बुक उठा के लीजिए, आप देखिए, अगर आपको मिले किसी हिस्ट्री बुक में यह सत्य, तो भारत का इतिहास हमको नहीं सिखाया जा रहा है। ये अभी जो चाइना और इंडिया का क्राइसिस चल रहा है उसको तो हमने ही बनाया है। अगर हम 1948 में जब एक छोटा सा साउथ अमेरिकन देश एल सल्वाडोर सुरक्षा परिषद में चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के ऊपर वहां पर एक कमीशन लाया था, एक प्रस्ताव पास करने का कोशिश किया था, छोटा सा एक देश, उन्होंने तिब्बत के बारे में सोचा। मगर हम, जिनका बहुत बड़ा बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता है, हमने तिब्बतियों के पीछे, तिब्बतीय लोगों के पीछे हमने छुरा भोगा। किसके माध्यम से? एक थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू और एक थे
जो चाइना में भारत के एम्बेसडर थे, कैम पानिक्कर। उस समय तिब्बत का हालात ऐसा था, तिब्बत क्या करता, कहा जाता। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो था आइजनहावर, वो भी न्यूट्रल था। भारत का जो एक उस समय जो खुद को महान आत्मा समझता था, वो भी चुप था। वो भी डायरेक्टली चाइना को हेल्प कर रहा था। तो ये सब करके हमको मिला क्या? सरदार पटेल ने बहुत पहले ही बोल दिया था, तिब्बतियों को हमको सपोर्ट करना चाहिए। तिब्बती जो लोग हैं वो हम और चाइना के अंदर एक बफर स्टेट की तरह काम करेंगे। मगर हमारे सोनामधन जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला नहीं नहीं, तिब्बत चाइना को जाने दो, और चाइना कभी भी हिमालय नहीं क्रॉस कर पाएगा। नेचुरल बाउंड्री है ना। एक तिब्बती प्रतिनिधि मंडल जवाहरलाल नेहरू से साथ बात करने आया था 1948-49 में, जब चाइना एनक्रोचमेंट कर रहा था तिब्बत के ऊपर। उन्होंने उस प्रतिनिधि मंडल का कोई हेल्प नहीं किया, उनको कोई आश्वासन नहीं दिया। रादर आप बोल सकते हो उन्होंने चाइना को प्रोवोकेट किया, जाओ तिब्बतियों को कैप्चर कर लो। बौद्ध धर्म जो नेपाल में जो बुद्ध जन्म हुआ, उसके बाद बुद्धिस्ट रिलीजन का ओरिजिन जो है वो इंडिया में है। बुद्धिस्ट भाइयों के पीछे, उन लोगों के पीछे हमने छोड़ा भोगा, हम हिंदुस्तानियों ने छोड़ा भोगा। आज हम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी क्या है ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स? किसने बनाया है इसको? कुछ लोग शायद मेरे इस वक्तव्य से शायद वो इनकार करें, नेहरू ने कुछ नहीं किया। अगर नेहरू ने कुछ किया होता तो नेहरू थोड़ी दलाई लामा को शरण देता, 40-50 हजार तिब्बतियों को शरण देता भारत में। देखिए ये बाद में हुआ, जब नेहरू ने रियलाइज किया उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया, तब ये हुआ। खून खोलता है हमारा एज ए इंडियन। पाकिस्तान जैसा छोटा देश हम लोगों के ऊपर चढ़ता है, ऊपर से चाइना उन लोगों को हेल्प करता है। चाइना बिजनेस हमारे यहां करता है, बाउंड्री में हम लोगों का जो सोल्जर है उनको मारता है। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। ये 21st सेंचुरी का इंडिया है। हम तिब्बत को भी साथ देंगे, हम तिब्बतियों का भी साथ देंगे। हम चाहेंगे ऐसे 100 एसएसएफ बनाए जाए जहां पर तिब्बतियों को रिक्रूटमेंट किया जाए, और तिब्बत में एक नेशनल मूवमेंट लॉन्च किया जाए। इंडियन स्पाई एजेंसी को वहां पर यूज किया जाए, चाइना को डिस्टेबिलाइज किया जाए, जैसे चाइना करता है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे चाइना करता है अपर और माओवादी एरियाओं में भारत का। तभी चाइना को हम उसके वो जो मेडिसिन हमारे ऊपर यूज करता है उसको अपना मेडिसिन का स्वाद हम चखा सकेंगे। नेहरू का जो रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी था तिब्बत को लेकर, बाकी सब तो बहुत बात की बात है, पाकिस्तान को लेकर भी था, कश्मीर को लेकर भी था, वो आज का टॉपिक नहीं है हम लोगों का। जो भी हो, आज समय है, शायद आज हम लोगों का फॉरेन पॉलिसी इतना मैच्योर हो चुका है कि हम चाइना को भी टक्कर दे सकते हैं। और शायद हम लोग आज समझे कि तिब्बतियों ने जो भुगता है, उन लोगों का मदरलैंड चीनियों ने कैप्चर कर रखा है। हम लोगों को देखना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हम कैसे उन लोगों को अपना देश में भेज पाएंगे हम लोग।
कैसे उन लोगों को, हमारा पास भी आर्मी है, हम भी उनके ऊपर, चाइना के ऊपर वार कर सकते हैं, हम भी ओपन डोर पॉलिसी कर सकते हैं, हम भी बैकडोर पॉलिसी कर सकते हैं। जो भी होगा शायद भारत कर पाएगा, अगर भारत का फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग रहेगा। मैं एंटी चाइना नहीं बोल रहा हूं, समझिए मेरी बात को, मैं एंटी चाइना नहीं बोल रहा हूं, मगर भारत का फॉरेन पॉलिसी सशक्त होना चाहिए। अगर एक सशक्त फॉरेन पॉलिसी भारत का हुआ तो चाइना भारत से डरेगा। अगर हम तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना पाए तो हम लोगों के लिए अच्छा है। आज का टॉपिक शायद आप लोगों को थोड़ा हटके लगा होगा, मगर ये मेरे दिल से आया, इसलिए आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। जो भी हो, एज ए सब्सक्राइबर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मेरा हिंदी इतना प्रॉपर नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी करने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट योर थॉट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।